ठीक। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली, क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। ठीक है, और हम लोग अब पढ़ेंगे, आप लोग हेडिंग डालिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअल में। देखो, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपने कांग्रेस के बारे में पढ़ा, अभी पढ़ा ना? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताओ? वेरी गुड, 1885 में। कौन थे पहले अध्यक्ष? WC बनर्जी। ठीक है, और पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? कौन से कॉलेज में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, है ना, संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ठीक है, अब कांग्रेस तो एक संगठन था ही, कांग्रेस के अलावा भी और बहुत सारे संगठन थे जो छुटपुट लेवल पे काम कर रहे थे। क्योंकि आप जानते हो हमारे देश में कोई ऐसा, हमारा देश ही ऐसा है कि जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टियां हैं। ऐसा तो है नहीं कि राजनीति में भी एक ही पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो। कुछ देश ऐसे हैं जहां सिर्फ एक पार्टी है, जहां सिर्फ दो पार्टी है, लेकिन हमारे देश में कैसा है? मल्टी पार्टी सिस्टम। 3-4 हजार पार्टियां हमारे देश में, समझ रहे हो। तो ऐसे ही नेशनल मूवमेंट के दौरान बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे संगठन भी थे जो काम कर रहे थे अपने लेवल पे। तो आप हेडिंग डाल लो, कुछ लिखाऊंगा मैं। महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन, कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछता है इसको, ठीक है। वो पूछते हैं कि इस संगठन से कौन जुड़ा था और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसमें लिखिए, पहला है आर्य बांधव समाज। क्या नाम है उसका? आर्य बांधव समाज। ठीक है, इसके आगे लिख लो, इसमें लिखो 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1902 में। ठीक है, अब आप इसमें लिखिए एक लाइन, इस संस्था की स्थापना, इस संस्था की स्थापना आजकल कौन सा उत्सव चल रहा है समाज में? लोग किसकी मूर्तियां बिठा के पूजा कर रहे हैं इस टाइम पे? गणेश जी की। गणेश उत्सव का शुभारंभ महाराष्ट्र से हुआ था। और किसने किया था? वो कौन से नेता थे जिन्होंने इस उत्सव का शुभारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो लिखिए, इस संस्था की स्थापना तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र में की गई थी। तिलक, तिलक मीन्स बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, जिनको भारतीय क्रांति का पिता कहा जाता है या अशांति का दूत कहा जाता है एक तरह से। वैलेंटाइन सिरोल ने ऐसा कहा था इनके बारे में। ठीक है, लिख लिया। तिलक की प्रेरणा से कहां हुई थी? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र का सीएम कभी कौन है? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है अभी? इतना कमजोर है आप लोगों का मतलब याददाश्त कि आप भूल गए। मैंने बोला था एक दिन याद कर लेना सारे सीएम्स और गवर्नर्स के नाम किस किस स्टेट के हैं और क्या कैपिटल है उस स्टेट की। हाँ, कोई बोल रहा है देवेंद्र, ठीक बोल रहा है। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, तो अब अगला लिखिए, दूसरा है अनुशीलन समिति। दूसरा संगठन क्या है? अनुशीलन। ये ही संगठन आगे चल के बड़ा ही खतरनाक काम करता है। तो लिखिए इसमें, इसकी स्थापना भी 1902 में हुई थी। ठीक है, 1902 में ही। इसमें लिखिए, इसकी स्थापना बंगाल के मिदनापुर में। कहां हुई थी? बंगाल के मिदनापुर। कभी बंगाल गए हो आप लोग? बंगाल के मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ वसु, ज्ञानेंद्र नाथ वसु। कौन? ज्ञानेंद्र नाथ वसु। ठीक है, ज्ञानेंद्र नाथ वसु, जतीन्द्र नाथ बनर्जी। बंगाल का सीएम कौन है?
हाँ हाँ, पश्चिम बंगाल, वही तो बंगाल हमारे पास है। पूर्वी बंगाल तो हमारा चला गया। पूर्वी बंगाल क्या बन गया अब? बांग्लादेश। वो भी हमारा पार्ट ही था, ठीक है। ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, तो हमारे पास क्या बचा है अभी? वेस्ट बंगाल। हमारा ईस्ट बंगाल कहां चला गया? बांग्लादेश बन गया, ठीक है। क्या पता भविष्य में आप लोग जब प्रधानमंत्री बनो तो फिर वापस ला लो। लाओगे कि नहीं लाओगे? नहीं लाओगे? जैसे जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आपने सुना है कि नहीं सुना है? एक विचारधारा है देश में जो ये कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम भारत का जो पूरा एरिया था, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक भाई, ये रफ मैप है, समझो ऐसा। इधर बांग्लादेश है और इधर पाकिस्तान है ना। तो कहते हैं कि हम यहां से लेके यहां तक पूरा एक करेंगे फिर से। अब आप उस विचारधारा के हो कि नहीं हो पता नहीं, ठीक है। आप इस विचारधारा मानते हो कि नहीं मानते कि सबको एक कर लेंगे फिर से, और फिर से वही दोबारा ग्लोरी हमारी जो थी पुरानी, सबसे बड़ा देश एशिया का, साउथ एशिया का, फिर से स्टैब्लिश होगा, ठीक है। तो अभी आप ध्यान रखो कि हमारे वेस्ट बंगाल में हुई थी किसकी, कौन सी संस्था? अनुशीलन समिति, ठीक है। और कौन कौन थे लिख लिया आपने? ज्ञानेंद्र नाथ बसु और जतीन्द्र नाथ बनर्जी, ठीक है। बोल जाते हो जतीन्द्र नाथ बनर्जी, जतीन्द्र नाथ बनर्जी। ज्यादातर बनर्जी आपको बंगाल में ही मिलेंगे, ठीक है। और वारिंद्र नाथ घोष, एक व्यक्ति और है इसमें, और वारिंद्र नाथ घोष, वारिंद्र नाथ घोष, ठीक है। घोष हो गए, बोस हो गए, बनर्जी हो गए, ऐसे सरनेम आपको कहां मिलेंगे? बंगाल में। घोष, घोष, ठीक है। बोस नहीं, सुभाष चंद्र बोस वो अलग है, बोस भी बताता रहा हूं। बोस, घोष, बनर्जी, ये सारे सरनेम आपको कहां मिलेंगे? बंगाल, ठीक है। बंगाली लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। आप देखोगे नेशनल मूवमेंट में ज्यादातर चीजें कहां हो रही हैं? बंगाल में, कलकत्ता में। क्यों? क्योंकि पहले हमने बात किया है कि बंगाल इतना रिच, धनी क्यों था, बंगाल इतना एडवांस क्यों था, बाकी राज्यों की तुलना में बंगाल ज्यादा एडवांस था। क्योंकि बंगाल की लोकेशन ऐसी है, बंगाल की लैंड बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ जमीन है वहां पे, और जहां जमीन उपजाऊ होगी वहां ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा खेती होगी। क्योंकि पहले हमारी सोसाइटी ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट थी? खेती पे। तो जहां जितनी ज्यादा खेती होगी वहां के लोग उतने धनी होंगे, है ना। क्योंकि हमारे आज भी बहुत बड़ी आबादी, आधी से ज्यादा आबादी किस पे डिपेंडेंट है? खेती पे ही है। हम नो डाउट दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। लेकिन कृषि क्षेत्र में समस्या यह भी है कि जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। जैसे मान लो किसी एक परिवार के पास 1 बीघा जमीन है, ठीक है। अब अगर उसमें 2 आदमी काम करें ना तब भी पर्याप्त है। 2 आदमी 1 बीघा में मान लो सारी चीजें खेती होती करवा लेंगे, लेकिन होगा क्या कि घर के जितने मेंबर होंगे वो सब उसी में लगे रहेंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं छद्म बेरोजगारी, स्यूडो अनएम्प्लॉयमेंट, कि मतलब जितनों की जरूरत नहीं है उससे भी ज्यादा लगे हुए। जैसे मान लो 1 बीघा में अगर 2 लोग खेती कर रहे हैं तो 100 क्विंटल पैदा कर रहे हैं। अगर 10 लोग लग गए हैं तो भी, एक ही बीघा में यहां पे हम बात करें, अगर 10 लोग लग गए मान लो, ठीक है, 10 लोग लग गए हैं तब भी 1 ही क्विंटल पैदा हो रहा है, समझ रहे हो। कोई चेंज नहीं आ रहा कि 10 लोग लग जाएंगे तो ज्यादा पैदा हो जाएगा, 50 क्विंटल पैदा हो जाएगा। प्रोडक्शन तो उतना ही है, लेकिन नंबर ऑफ जो एम्प्लॉय लोग हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व हो गए इसमें, वो कहीं और जाके काम कर सकते थे, ज्यादा कमा सकते थे, ठीक है। लेकिन सब लोग ग्रामीण एरिया में सोचते हैं कि खेती कर लेंगे, इसीलिए ग्रामीण एरिया में ज्यादातर गरीबी बनी रह जाती है, क्योंकि जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा इन्वॉल्व है, सारी फैमिली इन्वॉल्व होती है, और ये बात वो लोग समझ नहीं पाते, ठीक है। तो लिख लिया, आगे लिखिए। मित्र मेला,
कौन सा संगठन है भाई अगला? मित्र मेला। आप लोगों के भी मित्रों का कभी मेला लगता होगा, लगाते हो कि नहीं लगाते हो? आप डेली लगाते हो आप लोग, है ना? कि आगे मित्र सारे बैठ गए, चाय वाय पे एकदम मेला लग गया, आराम से चाय पे चर्चा हो रही है आपकी, है ना? तो ऐसे ही क्रांतिकारी संगठन बनते हैं। आप ही जिस उम्र में आप लोग हो ना, उस उम्र में ये लोग ऐसे संगठन बना के अंग्रेजों की नाक में दम कर दिए थे। सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो। भगत सिंह कितनी उम्र में फांसी पे चढ़ गए थे? 23 साल की उम्र में, समझ रहे हो? आपसे 2-3 साल बड़े होंगे। और वो एक्टिव कब से थे? आपकी उम्र से पहले से, समझ रहे हो? मतलब जिस उम्र में आप हो, इस टाइम पे उन्होंने अंग्रेजों पे बम मारना शुरू कर दिया था। क्योंकि यही वो टाइम होता है, यही वो फेज होता है जवानी वाला, जब आप बहुत सारे क्रांतिकारी चीजें कर सकते हो। तो आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाते रहिए, क्रांतिकारी चीजें करते रहिए। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप जवानी में ऐसे काम नहीं करोगे तो बुढ़ापे में करोगे क्या? खूब सारे कांड करो, कांड पे कांड का, अच्छे कांड, बुरे कांड नहीं, ठीक है? कि पता चला नाम आ रहा है आपका हत्याकांड में, ऐसा नहीं करना, ठीक है? बुरे कांड, अच्छी चीजें। उसके लिए आपको आगे आना चाहिए, लड़ने के लिए, समाज को बदलने के लिए। समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, राजनीति में बहुत सारी बुराइयां हैं। जहां हो आप, स्कूल कॉलेज में हो, यहीं एक्टिव होना चाहिए आपको। जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज होती हैं वो नर्सरी होती हैं पॉलिटिक्स की, समझ रहे हो? स्टूडेंट पॉलिटिक्स की खासकर। यहाँ पे बच्चे सीखते हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे राजनीति की जाती है, और तभी वो आगे जाके सफल होते हैं। तो आपको ये सब सीखना चाहिए, आपको अपना एक संगठन बनाना चाहिए। इंदिरा गांधी ने जब बच्ची थी, उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था बानर सेना। अब बच्चे कैसा संगठन बनाएंगे? बच्चे ऐसा ही नाम रखेंगे, है ना, कि मेरी बानर सेना। बहुत सारे लोग जुड़ गए। तो मतलब वो दिखाता है कि उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी संगठन बनाने की। समझ लो, सबसे जीवन में सबसे ज्यादा सफल वही होंगे जिनके अंदर संगठन बनाने की क्वालिटी होगी, जिनके अंदर टीम बनाने की क्वालिटी होगी। क्योंकि बड़ा काम बिना टीम के संभव नहीं होता। आप अकेले पर्सनली बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आप उतना बड़ा नहीं कर सकते हो कि आपका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए? टीम चाहिए। और टीम में ऐसे लोग आपको लाने पड़ेंगे जो आपके लिए, उस विजन के लिए डेडिकेटेड हो, जो आपने चुना हो, समझ रहे हो? तो टीम फॉर्मेशन, टीम मेकिंग की भावना आपके अंदर अभी से आ जाए, तो फिर तो आप बड़े से बड़ा काम करोगे। जिस फील्ड में जाओगे झंडे गाड़ दोगे, तुम्हारा ही नाम होगा, ठीक है? तो टीम भावना से काम करना, टीम बनाना, ये भी से आपको सीखना चाहिए। तो लिखो मित्र मेला में। इस संगठन की स्थापना 1899 में हुई थी। 1899 में। बाद में यही संगठन अभिनव भारत समाज के नाम से जाना गया। क्या नाम हो गया इसका बाद में? अभिनव भारत समाज। अब इसकी स्थापना जिसने की थी ना, वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिनको 2-2 बार काले पानी की सजा हुई थी। 2 बार काला पानी, समझते हो? अंग्रेज पहले काले पानी की सजा देते थे किसको? जो बहुत ही खूंखार क्रांतिकारी होते थे, जो उनको बहुत परेशान कर देते थे, उनको क्या देते थे? काले पानी की सजा। ये काला पानी क्या है? आजकल भी एक बहुत ज्यादा चर्चाओं में है ब्लैक वाटर्स। विराट कोहली को आप सब लोग जानते होंगे, है ना? आपने सुना होगा कि विराट कोहली ब्लैक वाटर पीते हैं, वो दूसरा है काला पानी, ठीक है? लेकिन इस वाले काले पानी की बात अलग है। वो क्यों पीते हैं ब्लैक वाटर्स? आप लोग कैसा पानी पीते हो? पानी के रंग क्या है? आप लोग जो पानी पीते हो कौन सा रंग है उसका? है? किस रंग का पानी पीते हो बच्चों आप लोग? है कोई रंग? कोई टेस्ट है उसमें? कोई गंध है उसमें? मतलब टेस्टलेस है और उसमें कलरलेस है, कोई कलर भी नहीं है, कोई सुगंध भी नहीं है ना? तो फिर है क्या? तो ब्लैक वाटर क्या है? जो आजकल बड़ी चर्चाओं में है कि विराट कोहली ब्लैक वाटर पीते हैं, जो 1 लीटर पानी आता है 3000 का, समझ रहे हो? और आप दिन भर में कितना लीटर पानी पीते हो? 5-7 लीटर, 10 लीटर, मतलब 7-8 लीटर पानी पीना चाहिए व्यक्ति को, है ना?
तो अब अगर वो पानी 3,000 का आ रहा है तो 10 लीटर पानी कितने का हो गया समझो? 30,000 का। समझ रहे हो? एक दिन में पानी पी रहे हैं विराट कोहली 30,000 का। और आप लोग कितने का पानी पीते हो? आपने मोटर चालू किया, टैप खोला, पानी पी गए, है ना? तो जो काले पानी की सजा दीजिए, देखिए एक्चुअल में हमारे पास एक खतरनाक जेल है जिसको बोलते हैं, कौन सी जेल? ये मेन लाइन इंडिया है ऐसा मानो, और यहां पे हमारे कुछ आइलैंड है, ठीक है? इनको क्या बोलते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नाम सुना है? यहां पे अंग्रेजों ने एक जेल बनवाई थी जिसका नाम था सेलुलर जेल। क्या नाम था? बड़ी फेमस है आज भी वो। तो अब देखो, ये भारत की जो ये जमीन है उससे बहुत दूर है, समझ रहे हो? इतना डिस्टेंस, और ये पानी है यहाँ पे पूरा। ये पूरा कौन सा सी है बताइए? इंडिया के इधर कौन सा साउथ में कौन सा है और ईस्ट में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, वो पूरा समुद्र है। तो जो बहुत ज्यादा यहाँ उत्पाद मचाता था ना, उसको कहते थे यहाँ भेज दो। अब यहाँ जब भेज दोगे किसी को किसी आइलैंड पे, तो आएगा कैसे? आ ही नहीं पाएगा, तो जाए वहीं जेल में डाल देते थे। तो जिसको मेन लैंड इंडिया से यहाँ भेज देते थे उसको माना जाता था उसको काले पानी की सजा हो गई, मतलब वो कभी लौट के नहीं आएगा। समझ रहे हो? और अमूमन 21 साल तक रखते थे वहां। कितना? 21 साल बहुत होता है। अगर आप 20 साल की उम्र में जेल में चले गए, काले पानी की सजा हो गई आपको, और 21 साल वहीं रहोगे, तो कितने साल हो गया? कितने साल हो जाओगे आप? अब इनको 2 बार हुई थी, तो फिर उसमें और जोड़ दो 21 साल। और पहले एवरेज आयु कितनी थी? एवरेज एज 30 ईयर्स, मतलब 30 साल में लोग मर जाते थे। समझ रहे हो? एक तरह से समझ लो इनको आजीवन कारावास हो गया, मृत्युदंड हो गई इनको कि अब ये जिंदा वापस नहीं आएंगे। समझ रहे हो? तो वो व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था वीर सावरकर। क्या नाम था? वीर दामोदर सावरकर नाम था। अभी लिखाएंगे। क्या लिखा आपने? क्या लिखा आपने बताओ? अभिनव भारत समाज बना अभी, है ना? अब हेडिंग डालो आप, अभिनव भारत समाज। इसकी ऐसे लिख लेना, इसके आगे 1904, इसमें लिखिए इसके संस्थापक हैं विनायक दामोदर सावरकर। इसके आगे संस्थापक लिख लो बस ऐसे। संस्थापक कौन है ये पूछा जाएगा बहुत सारे एग्जाम्स में। विनायक दामोदर, ये बहुत ही वर्तमान राजनीति में रिलेवेंट पर्सनालिटी हैं। इनका नाम आप अक्सर चर्चाओं में सुनोगे। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टियां हैं जो इनका विरोध करती हैं, इनकी आइडियोलॉजी का। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि 2 बार इनको काले पानी की सजा हुई, फिर भी ये छूट के आ गए वहां से। तो कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने अंग्रेजों के सामने क्या लिखा? माफीनामा लेटर लिखा कि प्लीज मुझे माफ कर दिया जाए, अब मैं ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं करूंगा। तो अंग्रेजों ने इनको माफ कर दिया, ऐसा कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं। और दूसरी पार्टी जो है इंडिया में, भारतीय जनता पार्टी, वो इन्हीं की आइडियोलॉजी पे चलती है। समझ रहे हो? इन्हीं का सिद्धांत था, हिंदुत्व का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो एक तरह से ये जो एक बहुत बड़ी पार्टी सरकार में है अभी, उसके जो मानसिक, एक तरह से जो वैचारिक आइडियोलॉजी है, उसके पिता है। समझ रहे हो? जिस विचारधारा पे वर्तमान में सरकार चल रही है। बात समझ आ रही है? और यही इन्हीं, मतलब ये लोग फिर चाहते थे कि जो पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, वो सब ये चाहते थे कि पाकिस्तान का विभाजन हो जाए। इस वजह से भी थोड़ा सा ये अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। राजनेता हो गए, मीडिया हो गया, पत्रकार हो गए, इन पे अक्सर चर्चा करते रहते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। कौन सा? विनायक दामोदर सावरकर। प्यार से इनको वीर सावरकर कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर सावरकर, है ना? तो लिख लिया आपने अभिनव भारत समाज। नेक्स्ट लिखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट।
1924 हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदी में भी यही लिखेंगे, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक। अब नाम है तो नाम क्या, नाम चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, हाँ, क्या तुम लोगों का नाम अलग अलग हो जाता है क्या? नाम तो वही रहता है सेम, तो वही ऐसा ही नाम, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यही वह संस्था थी जो उस टाइम के बड़े बड़े कांड कर रही थी, जैसे काकोरी कांड, ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या, पार्लियामेंट में बम फेंकना, ये सब इसी संस्था के लोग थे। और वो कौन लोग थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे लोग जिसका नाम आप बहुत सुनते हो, है ना, और ये सारे यंग लोग थे। तो इसके हालांकि नाम में बाद में परिवर्तन भी होता है, जब कौन जुड़ते हैं? चंद्रशेखर आजाद। जब चंद्रशेखर आजाद जुड़ते हैं तो इसका नाम वो हल्का सा चेंज करते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन तो है, इसके बीच में जोड़ दो सोशलिस्ट, ठीक है, अभी नहीं लिखना है आपको, अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, आपको समझा रहा हूं कि पहले संस्था बनती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से, फिर बाद में चंद्रशेखर आजाद सजेस्ट करते हैं, आजाद का नाम तो सुना है ना, कि इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाए, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था? बोलो। चंद्रशेखर आजाद कहां शहीद हुए थे? वो जगह बहुत ही फेमस है, नहीं देखा आप लोगों ने कभी? इस देश की, इस कॉलेज की यूथ आबादी चंद्रशेखर आजाद का ना जन्मस्थली जान रही है, ना उनकी शहीद स्थली जान रही है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये तो असंभव वाली बात लग रही भाई। उनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे अलीराजपुर, और उस गांव का नाम था भाभरा। क्या नाम था? भाभरा। और वो अपने आप, आपने वो मूवी नहीं देखी क्या, कि उन्होंने कहा था कि मैं कभी अंग्रेजों के हाथों पकड़ा नहीं जाऊंगा, आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, ठीक है। जेल में जब उन्होंने एक बार जाते हैं तो जज उनसे, छोटा बच्चा स्कूल में रहता है वो, समझ रहे हो, और वो ऐसे काम करते हैं, वो जज के सामने उनको पेश किया जाता है, तो बोलते हैं अपना नाम बताओ, तो बोलता है आजाद, माता का नाम आजाद, पिता का नाम आजाद, समझ रहे हो। तो वो वही ठान लेते हैं कि कभी अंग्रेजों के हाथ में पकड़ा नहीं जाऊंगा, और अंग्रेजों को बहुत बहुत पिटाई करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और एक बार देखो, हर व्यक्ति के ना हर टाइम पे जो बड़ा काम कर रहे होते हैं उनके कोई दुश्मन भी होते हैं, अंग्रेजों के जासूस, समझ रहे हो, और वो कौन करते हैं? भारतीय लोग ही करते हैं, क्योंकि भारतीयों पे राज कैसे कर रहे थे अंग्रेज? कुछ भारतीयों को अपना जासूस, अपना चापलूस बना लिए थे, वही मुखबिरी करते थे, किसकी? क्रांतिकारियों की, कि आज ये यहां हैं, आज वहां जाएंगे ये, उन्हीं के बीच का कोई आदमी अंग्रेजों से चुपचाप बता देता था, तो उसी इंफॉर्मेशन लीक हो गई उनकी, और वो कहां फंस गए? इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में, समझ रहे हो। इलाहाबाद में अभी आप कभी गए हो? वहां जाओगे, एक बहुत बड़ा गार्डन है शहर के बीचों बीच, लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ, इतना बड़ा गार्डन है, समझ रहे हो। अब तो बहुत अच्छा बन गया है, हालांकि अब उसका नाम भी बदल गया है, अब उसका नाम भी आजाद के नाम पे ही है, अब उसको कंपनी गार्डन नहीं आजाद पार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आजाद पार्क। लेकिन जब कंपनी का रूल था, कौन सी कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसको कंपनी गार्डन बोलते थे। तो वो बहुत बड़ा एरिया है और बहुत घने जंगल थे वहां पे। आजाद जी हमेशा छुप छुप के रहते थे, तो किसी ने अंग्रेजों को ये बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद आज कंपनी गार्डन में हैं, तो अब अंग्रेजों की पूरी सेना, पुलिस आ गई और घेर ली चारों तरफ से, भयंकर तरीके से गोलीबारी हुई। लेकिन अब आजाद तो अकेले थे, समझ रहे हो, उनके पास जितनी बुलेट्स थी उन्होंने सब चला दी, एक बुलेट बची हुई थी, और वो कहे थे कि हम कभी अंग्रेजों के हाथे पकड़े नहीं जाएंगे, तो लास्ट बुलेट उन्होंने अपने ऊपर मार चला ली, समझ रहे हो। फिर भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास चला जाए, इतना खौफ था आजाद का। आजाद को कभी देखे ही नहीं थे अंग्रेज,
समझ रहे हो, इतना खौफ था। तो बहुत देर बाद जब एक तरफ से फायर हो रहा है, दूसरी तरफ से नहीं आ रहा है, तब उनको लगा कुछ गड़बड़ है। अब बहुत डर डर के वहां पे जाते हैं, और वो जो गोली चला रहे थे तो एक पेड़ की ओट लेके चलाते हैं ना, क्योंकि लग जाए वैसे। तो उस पेड़, जब वो शहीद हो गए वहां पे, तो लोग उस पेड़ की पूजा करने लगे जाके, समझ रहे हो, उस पेड़ पे मेला लगने लगा। तो अंग्रेजों को इससे और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। करे ये तो सोचे थे कि समस्या खत्म करके गया, लेकिन ये तो समस्या और बढ़ा दिया, लोग इसके और जुड़ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने पेड़ ही कटवा दिया, समझ रहे हो। लेकिन बाद में उनकी भाभी जो थी, उन्होंने दोबारा एक पेड़ लगा दिया वहां पे जाके, और आज भी वो पेड़ है। और उसी पेड़ के बगल में अब चंद्रशेखर आजाद जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, समझ रहे हो। कभी आप मेरे वीडियोज में देखोगे यूट्यूब पे जाके, मैंने बहुत सारे वीडियो डाले वहां के, तो आपको दिखेगा वही वह स्थल है जहां चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे। अब देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं आपको। आजाद जी शहीद हुए कैसे? उनकी जिसने मुखबिरी की, समझ रहे हो, मतलब जिस व्यक्ति ने अंग्रेजों को इंफॉर्मेशन दे दी, उस व्यक्ति की दुकान थी वहां से कुछ दूर, एक चौराहा है, ठीक है। और वहीं से देखो, आजाद पार्क के जस्ट बगल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती है, ठीक है। रोड के इस पार आजाद पार्क है, रोड के उस पार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लड़के चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह, हालांकि हर स्कूल कॉलेज में बच्चे इनसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। अगर होना भी चाहिए, आपकी आइडियल्स होने चाहिए। तो जिस दिन चंद्रशेखर आजाद जी की सही मतलब ये पुण्यतिथि मनाई जाती है कि शहीद हुए थे, उस व्यक्ति की दुकान है एक चौराहे पे, बड़ी फेमस दुकान है। और वो बहुत बड़ा व्यापारी था उस टाइम का, समझ रहे हो। आज भी वो दुकान इलाहाबाद में सबसे फेमस दुकान है। क्या मिलता है वहां पे? कचौड़ी मिलती है, जलेबी मिलती है, ठीक है, रसगुल्ला मिलता है, बहुत ही फेमस, बहुत टेस्टी। हम लोग बहुत जाते हैं, जब जब जाते हैं वहां खाते ही है। लेकिन जिस दिन आजाद जी की पुण्यतिथि होती है या शहीद दिवस मनाया जाता है, उस दिन यूनिवर्सिटी के बच्चे पत्थर मारते हैं उस दुकान पे, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि आरोप है उनके परदादाओं के ऊपर कि उन्होंने आजाद जी की मुखबिरी की थी, इंफॉर्मेशन ले किया था। तो उस दिन उस दुकान को बचाने के लिए पुलिस लगती है कि आज बच्चे आएंगे और पत्थर मारेंगे, और खूब सागरी आएंगे कि तुम्हारे गद्दार थे तुम्हारे पूर्वज, आजाद जी की मुखबिरी करवा दिए। तो आज भी ऐसा होता है। और हर नया बच्चा फर्स्ट ईयर का उसके ट्रेनिंग दे देते हैं उसके सीनियर्स, क्योंकि हर साल नए बच्चे आते हैं, तो सीनियर्स वो लेगेसी मेंटेन करते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे कम हो रहा है, पहले तो उसकी जान को खतरा था, बहुत खतरा था। और जबकि वो बार बार कहते हैं कि नहीं हमने नहीं किया है, हमारे दादाओं ने नहीं किया है, लेकिन हम ऐसा है, आरोप है तो आरोप है। लेकिन वो दुकान बहुत फेमस है। आप सर्च भी करोगे ना गूगल पे कि सबसे अच्छी डिशेस कौन सी है, कहाँ कहाँ जाएं खाने के लिए, तो उस दुकान का नाम आएगा, ठीक है। नेतराम कचौड़ी, नेतराम चौराहा ही है उसी के नाम से। तो आजाद जी की मुखबिरी का भी उनके ऊपर आरोप, ठीक है। तो क्या लिखा, कुछ लिखा क्या? लिखिए इसमें, इसकी स्थापना कानपुर में हुई। कहां हुई? कानपुर में। कानपुर का नाम सुना है ना, ठीक है। और नागपुर का? नागपुर किस राज्य में है? और कानपुर? कानपुर किस राज्य में है? तो बोलो, जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कहां है? यस, ठीक है। ये मत कह देना कि कानपुर नागपुर पास पास ही। तो लिखिया, इसकी स्थापना कहां हुई? कानपुर में हुई। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गाना इन्हीं का है, इन्होंने ही गाया था, इन्होंने ही लिखा था। कौन सा गाना? हाँ, एक बार गा के बताओ सब लोग एक साथ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, ठीक है।
तो ये पता होना चाहिए। तो क्या लिखा? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी। देखो 24 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ और 25 में एक कांड हो गया। कौन सा कांड? काकोरी कांड। हालांकि कांड का नाम सरकार ने बदल दिया। अब ये कांड मतलब क्या? कांड से क्या फीलिंग आती है आपको? कहते हैं कि इन्होंने कांड कर दिया। कांड कर दिया मीन्स कुछ बुरा कर दिया, है ना? तो ये कांड तो अंग्रेजों के लिए था, भारतीयों के लिए तो अच्छी बात थी। हुआ क्या था इसमें? काकोरी नामक जगह है लखनऊ से 10 किलोमीटर दूर। वहां पे अंग्रेजों की ट्रेन, पहले ट्रेन से ही सारा सोना चांदी बंदूकें खजाना जाता था, ठीक है? तो लूट लिया था HSRA के क्रांतिकारियों ने। ट्रेन रोकी और सारा सामान लूट लिया, क्योंकि आंदोलन चलाने के लिए क्या चीज की जरूरत होती है? पैसों की, हथियारों की। वो कहां से आएगा भाई? उतने लोग तो उतने इस टाइम पे धनी थे नहीं कि डोनेट करेंगे। आप कोई भी आंदोलन चलाओगे ना, कोई भी मूवमेंट चलाओगे, कोई भी पार्टी चलाओगे, कोई भी संगठन चलाओगे, जरूरत किस चीज की होगी? पैसों की। आपके पीछे फाइनेंस करने वाले लोग हों। जैसे गांधी जी इतने बड़े बड़े आंदोलन चलाते थे, पैसा कहां से आता था बताओ? गांधी जी इतने बड़े बड़े आंदोलन चलाए ना, पैसा कहां से आता था? गांधी जी इतना घूमते थे, पैसा कहां से आता था? अब कमाते तो थे नहीं उस टाइम पे। वो वकालत भी छोड़ दिया था। वकालत करने गए थे कहां? अफ्रीका। और अफ्रीका से लौट भी आते हैं। इंडिया में उनकी वकालत चली नहीं थी। गांधी जी जब वकालत करके पढ़ाई कहां किए थे? लंदन में। आए इंडिया में, सोचे कि क्या करूंगा, बढ़िया वकालत करूंगा, बढ़िया पैसा कमाऊंगा, ठीक है? गांधी जी को पहले केस ही नहीं मिल रहा था, कोई केस नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि गांधी जी बड़े साई नेचर के थे, शर्माते बहुत थे, शुरुआत में बोल नहीं पाते थे। कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाते थे वहां, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोर्ट के बाहर बैठे रहते थे, कोई केस ही नहीं मिले। चना लेके चना फांकते रहते थे, चले जाते थे। एक दिन एक बूढ़ी महिला का केस मिला उनको, और उसने कहा कि 20 रुपया दूंगी मैं, आप मेरा केस लड़ो। 20 रुपए बहुत बड़ी बात है, ठीक है? गांधी जी उसके केस की पैरवी करने के लिए कोर्ट में गए, लेकिन जज के सामने खड़े हुए तो कांपने लगे, बोल ही नहीं पाए। और वहां से निकल के आए, बोले माई हमसे ना हो पाए, पैसा आप ले ली, वापस कर दिए पैसा। समझ रहे हो? हम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे पढ़ाई लिखाई कर ली अलग बात है, डिग्री ले लिया, लेकिन हमसे बोल नहीं आ रहा, हमसे वो जो डिबेट होता है वो कोर्ट में नहीं हो पा रही है। लेकिन गांधी जी के पिता दीवान थे, ध्यान रखो, ठीक है? दीवान, दीवान मतलब क्या? आज का कलेक्टर के जितना पद होता है उसका। कहां के थे? राजकोट के। क्या नाम था उनका? करमचंद गांधी, ठीक है? तो बाद में गुजरात का एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। क्या नाम था? उनका बिजनेस चल रहा था साउथ अफ्रीका में। उनको किसी मामले में वकील की जरूरत थी, बिजनेसमैन को वकील की बहुत जरूरत होती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक वकील चाहिए जो मेरा केस वहीं रह के लड़े, ठीक है? तो गांधी जी के पास यहाँ पे कोई काम था नहीं, उनका काम बिजनेस चल नहीं रहा था। गांधी जी कहाँ चले गए? अफ्रीका, ठीक है? और अफ्रीका में जब जाते हैं तभी वो गांधी, जो आज के गांधी है ना, वो बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां होती है गांधी जी की जम के कुटाई। समझ रहे हो? जब तक आपकी कुटाई नहीं होगी जीवन में, तब तक आप में निखार नहीं आएगा। समझ रहे हो? हीरे की जब तक आप गढ़ाई ना करो ना, तब तक वो चमक नहीं आती। ऐसे भी इंसानों के ऊपर है, बहुत मार खाई गांधी ने। तो जब आप कहीं मार खाओ, ठीक है, तो आप समझ लो आप चमकने के लिए जा रहे हो, ठीक है? आपकी चमक पॉलिशिंग होगी उसके बाद। तो गांधी जी अफ्रीका में गए, बड़ा भेदभाव सहा, बड़ी मार खाए, ठीक है? ट्रेन में टिकट लेते थे, फर्स्ट क्लास का उतार के फेंक देता था टीटी उटी, भागो इधर से, पता नहीं कहां से आगे ब्लैक इंडियंस, ब्लड इंडियंस, भागो यहां से। बहुत बहुत सारी चीजें, भेदभाव हुआ। तब उन्होंने कहा कि अब सोचो, उनके पिताजी कलेक्टर रैंक पे आदमी थे, तो बोले हमारे पास तो नो डाउट पावर भी है, पैसे भी हैं, लेकिन सम्मान नहीं है। लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी सम्मान के लिए। तो फिर उन्होंने वो सारी चीजें शुरू की। सबसे पहला संगठन उन्होंने अफ्रीका में ही बनाया, फीनिक्स आश्रम जिसको बोलते हैं। समझ रहे हो? फीनिक्स सोसाइटी बनाई। वहां पे जितने काले लोग थे, ब्लैक लोग थे, इंडियन थे, सबको एक करना शुरू कर दिया कि हम सब मिलकर लड़ेंगे।
और जब वो वहां बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, क्योंकि वहां भी बहुत भेदभाव था, समझ रहे हो, वहां भी बहुत सारे भेदभाव थे हर लेवल पे। अंग्रेजों को वहां पे ये डिसाइड करने का अधिकार था कि कौन किस भारतीय की पत्नी है कि नहीं। शादी को भी वो लोग भारतीयों की और ब्लैक्स की एक तरह से खारिज कर देते थे, समझ रहे हो। मतलब मान लो तुम यहां से अपनी पत्नी को लेके गए और अंग्रेज कह देंगे नहीं तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारी शादी कैंसिल। और तुम कहोगे अरे मेरी ही तो है, मैं ही तो लेके आ रहा हूं भाई, बोले नहीं मैं नहीं मानता। तो इतना ज्यादा एक तरह से इंटरफेयर था पर्सनल लाइफ में भी, बहुत प्रताड़ित थे लोग। तो गांधी ने सब, और डर रहे थे सब लोग, पहली बात तो कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, सबको एक किया और एक संगठन बनाया, और फिर उस संगठन के तहत वहां पे बहुत सारी चीजों से लोगों को मुक्ति दिलाई, वहां की जनता को। तब गांधी सीख गए कि करना कैसे है, और फिर वो इंडिया आते हैं लौट के, और फिर इंडिया में काम सारे करते हैं। तो शुरुआत में सब व्यक्ति सामान्य नहीं होते हैं, ऐसे ही आपकी तरह, फिर जिनको बोलने में भी डर लगता है, अपनी बात कहने में भी घबराते हैं। लेकिन जब आप बार बार प्रयास करोगे, डांट खाओगे, मार खाओगे, लड़ोगे, फिर आपके अंदर की जो डर है वो दूर हो जाएगा, फिर आप गांधी बन सकते हो। जी जी, बस 5 मिनट, ठीक। तो लिखा कुछ आपने, क्या लिखा? HSRA के बारे में लिखा कुछ, लिख लिया? हाँ, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन नाथ सान्याल थे। लिखो, अगस्त 1925 में ये हुआ। हालांकि इसका नाम मैं बता रहा था, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब काकोरी कांड नहीं है, अब काकोरी कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या लिखा? अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ, इसके आरोप में, अगस्त 1925 में क्या हुआ? काकोरी कांड हुआ, इसके आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इनका नाम सुना है? नाम सुना है नहीं, सुनो, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी दी गई। ये पूछा जाता है कि कौन कौन? अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह। सोचो कि इन लोगों ने देश को आजादी दिला दी, इतना लड़ लड़ के। अगर आज देश गुलाम हो जाएगा तो तुम लोग दिला पाओगे? ऐसी कोई समस्या मान लो देश के सामने आ गई, तो ये हमारे जितने क्रांतिकारी लोग बैठे हुए यहाँ पे, यूथ, यंग लोग, आप लोगों में इतना गट्स, इतना पावर है कि लड़ पाओगे? कुछ गलत होता है तो बगल में तो बोल नहीं पाते हो, कॉलेज में तो बोल नहीं पाते हो, स्कूल में तो बोल नहीं पाते, घर में तो बोल नहीं पाते हो। और तुम्हारी उम्र में थे सब, ये सारे तुम्हारे उम्र के थे, और यहां से लेके लंदन तक हिला दिया था, लंदन तक आवाज जाती थी, सारे बच्चे, सब यंग लोग, समझ रहे हो। तो आपके पूर्वज कौन है, उनको ध्यान रखो आप। कुंवर सिंह का नाम सुना है? यहीं आरा के राजा थे, अंग्रेजों से उनका युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने उनको गोली मार दी, उनके हाथ में गोली लग गई, उन्होंने हाथ काट के गंगा में फेंक दिया और एक हाथ से लड़ते रहे लगातार, क्योंकि गोली में ऐसा होता था कि जहर फैलने का खतरा होता है पूरे शरीर में। उन्होंने बोला कि इसको ही काट के फेंको भले। ऐसे ऐसे लोग। राणा प्रताप जंगलों में रहे, घास की रोटी खा लेते थे, चारा खाते थे, जिंदा रहना है ना भाई। आज तुम लोग पिज्जा बर्गर खाने वाले कैसे जिंदा रहोगे? तो लिख लिया? ठीक है, फांसी दी गई इन लोगों को, किस कांड में? काकोरी कांड के आरोप में। अब अगर लिखो, बाद में इसी संस्था का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया, ठीक है, लिख लो पूरा। बाद में इसी संस्था का नाम बदलकर क्या हो गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इसी संस्था के सदस्य थे, भगत सिंह व चंद्रशेखर आजाद इसी संस्था के सदस्य थे, ठीक है, लिख लिया?
सोचो ये देश के अलग अलग कोने के लोग थे, ऐसा नहीं कि सब एक ही गांव के लोग थे, ये मत समझ लेना कि जैसे या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये देश के अलग अलग कोने से लोग निकल के आए थे। आज आप अपने पड़ोसी से संबंध नहीं रख पाते सही से, अपने कॉलेज के दोस्तों को भूल जाते हो, अपने स्कूल फ्रेंड्स को भूल गए होगे अब तक आप लोग, मतलब वो बॉन्डिंग ना रही होगी जो शुरुआत में थी। और ये लोग देश के अलग अलग कोने से निकल के आए और इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब अलग अलग कोनों से आ रहे हैं। कोई एमपी से है, कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई कहां से है, और सब मिलके एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना बहुत है, सर इंतजार कर रहे हैं, कल मिलेंगे।